स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी और अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलती है, जहां पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच आपको देखने को मिलेंगे और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट दिए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप अपनी तैयारी कर सकें और सफलता सुनिश्चित कर सकें। तो आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक सरल भाषा में आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है। इनकेस लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। आपको यहाँ पे कंप्लीट नोट्स भी दिया जा रहा है, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिविजन करते रहिए। कम से कम 1 घंटे रोज नोट्स तब तक पढ़िए जब तक सफलता नहीं मिल जाती है। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, ताकि आप समय समय पे टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से देखते हैं और देखने को मिलते हैं, और करंट की भी क्लासेस करवाई जा रही है। अगर जो आप इस प्रोसेस को ठीक तरीके से एप्लीकेशन पे फॉलो करते हैं और यूट्यूब पे ठीक तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि कहीं भी इधर उधर से आपको कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। इतने सारे माध्यमों से हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, तो कहाँ से प्रश्न बनेगा? आपको मैक्सिमम चीज़ें यहीं से देखने को मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इट मीन्स एक बार एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान समय में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर में जब भी कोई नई वैकेंसी आती है और उसके लिए जब भी कोई नया बैच प्रारंभ होगा, तो अगर जो आप एडमिशन लेना चाहेंगे, अगर जो आप वहाँ पे भी पढ़ना चाहेंगे, तो आपको उस बैच में भी ऐड कर दिया जाएगा। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। सो सिंपली आप अपनी एडमिशन लेने के लिए इस नंबर पे अपनी फीस सबमिट करेंगे। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आपको अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करनी होगी और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सारे बैच उपलब्ध हैं और सब अलग अलग बैच हैं। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, बिहार में टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच है, यूजीसी नेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश सेट, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, अलग अलग राज्यों में एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, छत्तीसगढ़ सेट और अन्य अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग बैच उपलब्ध है। तो किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ। और जो लोग भी इकोनॉमिक्स की नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स की नोट्स मेरे द्वारा आप लोग को प्रोवाइड की जा रही है, जो मेरे द्वारा तैयार की गई है, मेरी हैंड राइटिंग की नोट्स है, मैंने खुद से लिखा है। वहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के कंप्लीट टॉपिक दिए जाए, कंप्लीट यूनिट के नोट्स दिए जा रहे हैं। कंप्लीट यूनिट उसमें मिलेगा, जितने भी 10 से 12 यूनिट आपके एग्जाम में बनते हैं, सारे यूनिट के वहाँ पे आपको नोट्स देखने को मिलेगा। और समय समय पे उसमें अपडेट, वो समय समय पे वो अपडेट भी होता रहेगा। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको नोट्स मिलने वाला है। तो जो लोग भी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का लाभ किस पे निर्भर करता है। तो अब इजी सी बात है, जैसे ही आपके सामने पूर्ण प्रतियोगिता आया तो आपको पता होना चाहिए कि सर पूर्ण प्रतियोगिता एक बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे बहुत सारे क्रेता होते हैं और बहुत सारे विक्रेता होते हैं। समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग के द्वारा जो कीमत का निर्धारण किया जाता है, इसी कीमत पर कोई एक व्यक्तिगत फर्म जितने चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकती है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत श्रमिक को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी प्राप्त होती है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए।
और तभी घूमेंगी जब आप अच्छे से इकोनॉमिक्स को पढ़े रहेंगे। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की लाभ जो निर्भर करती है वो कीमत और औसत लागत के आधिक्य के ऊपर निर्भर करती है। अर्थात आसान सी बात है, जो किसी वस्तु को उत्पादन करने की औसत लागत होती है ना, उस औसत लागत में से जब कीमत को घटा देते हैं, अर्थात उस वस्तु को बेचने से जो कीमत प्राप्त होता है उसको जब हम घटा देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एक फर्म का लाभ क्या होने वाला है, अर्थात उसका आधिक्य क्या होने वाला है। तो जैसे मान लीजिए किसी फर्म की औसत लागत अगर जो 10 रुपया है और उस वस्तु की कीमत 8 रुपये में बिक रही है, तो इसका मतलब कि आधिक्य कितने रुपए का हो रहा है, 2 रुपए का, अर्थात लाभ जो है वो 2 रुपए का हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब दो तरीके से लाभ को हम लोग देखते हैं, कितने तरीके से, दो तरीके से, कुल लागत और कुल लागत और कुल आय की विधि, कुल लागत और कुल आय की विधि के द्वारा देखा जाता है, जिसमें आप पढ़ते हैं ना कि टी आर टी सी के बराबर होता है। एक सेकेंड, क्या होता है, दो कंडीशन होता है, एक होता है टी आर किसके बराबर, टी आर माइनस टी सी, ये वाली कंडीशन ये क्या बताती है, ये बताती है कि कुल आय और कुल लागत का जो अंतर होता है वही फर्म का लाभ होता है। और ये तो पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि एम आर बराबर होता है एम सी के, एम आर बराबर होता है किसके, एम सी के। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला कि कृषि आयकर है, बच्चों वाला प्रश्न, कृषि आयकर है। चलिए, भारत में कृषि पर आयकर सर्वप्रथम किस राज्य में लगाया गया था, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम कृषि आयकर लगाया गया था और कब लगाया गया था, सभी लोग बताइएगा। ठीक है, हाँ, सो ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, कृषि से संबंधित जो आय अर्जित होती है ना, उस पे जो टैक्स लगता है वो किसको जाता है, वो जाता है राज्य सरकार को। और इसके अलावा कृषि आय को अगर जो छोड़ दिया जाए तो अन्य जितने भी प्रकार से आप आय अर्जित करते हैं और उस पे जो टैक्स लगता है, उस पे जो कर लगता है, वो केंद्र सरकार लगाती है। तो कृषि आयकर जो है वो राज्य सूची में सम्मिलित होती है। और दोस्तों, अगर जो हम राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार अपनी आय का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से प्राप्त करती है, एक प्रश्न पूछा जाता है, तो बिक्री कर के माध्यम से। ठीक है, बिक्री कर, राज्य सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत जो होता है वो बिक्री कर होता है। उसके बाद राज्य सरकार की आय का अन्य स्रोत क्या होता है, मनोरंजन कर। मनोरंजन कर क्या होता है कि जब आप मूवी देखने जाते हैं या आप सर्कस देखने जाते हैं तो वहाँ पे जब आप टिकट खरीदते हैं ना, तो उस टिकट पे भी टैक्स लगता है, तो वो भी पैसा किसके पास जाता है, राज्य सरकार के पास जाता है। भू राजस्व कर की बात करें तो ये भी राज्य सरकार के पास ही जाता है। सो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक प्रश्न आपसे मैंने पूछा था कि सर्वप्रथम कृषि आयकर किस राज्य में लगाया गया था, तो ये बात है 1938 की, और कहाँ पे लगाया गया था, बिहार में लगाया गया था। कहाँ पे लगाया गया था, बिहार में। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि कृषि आयकर राज्य सूची का विषय है, अर्थात कृषि से संबंधित जो आय होता है उस पे कर लगाने का कार्य राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो है बिक्री कर, उसके बाद मनोरंजन कर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी। अगला थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, एक सेकेंड रुकिए, एडजस्ट कर देता हूँ। हाँ ठीक है, अगला प्रश्न है आराम से कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बैंक को खुले बाजार में की गई क्रियाओं के उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करता है। खूबसूरत सा प्रश्न है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। आपकी क्लास है, आप नहीं लाइक करेंगे तो करेगा कौन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, देखिए ये तो आपको पता है कि आरबीआई जो होता है वो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। अब प्रतिभूति क्या होती है, कोई बताएगा, प्रतिभूति क्या होती है, प्रतिभूति क्या होती है, कोई बताएगा, प्रतिभूति क्या होती है। ये बार बार आप पढ़ते हैं कि आरबीआई क्या करता है कि प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है।
खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है? थोड़ा आराम से बताइए। प्रतिभूति का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा बहादुर? कोई बहादुर बच्चा है जो बताएगा? ठीक है, ठीक है। हाँ, तो देखिए दोस्तों, आरबीआई क्या करता है? कमेंट करके बताइए। मैं बहुत बार बताया हूं, बहुत बार बताया हूं। तो क्या होगा कि केंद्रीय बैंक को खुले बाजार में की गई क्रियाओं के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आरबीआई क्या करता है? तो आरबीआई ये क्रियाएं अर्थव्यवस्था में तरलता के परिमाण एवं ब्याज दर की संरचना के नियमन के लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को कम या मुद्रा की मात्रा को ज्यादा करने के लिए किया जाता है। अगर जो आरबीआई प्रतिभूतियों का क्रय करेगा, किसी प्रतिभूति को खरीदेगा, तो उस प्रतिभूति को खरीदेगा कब खरीदेगा? वो प्रतिभूति तब खरीदेगा जब उसे मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में क्या करनी हो? कम करनी हो। ठीक है, क्रय करेगा, प्रतिभूतियों का क्रय कब करेगा? जब मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में कम करनी हो। अब मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में कम कब करना होता है? ये तब कम करना होता है जब मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है, तो उससे मुद्रा स्फीति का संकट विद्यमान हो जाता है। तो मुद्रा स्फीति का संकट विद्यमान हो जाता है तो आरबीआई को खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय करना पड़ता है। जब वो क्रय खरीदता है तो भाई, जब वो किसी से खरीदता है तो क्या होगा? बताइए, क्या होगा? अच्छा सॉरी, सॉरी, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। एक सेकंड रुक जाइए, उल्टा हो गया। अभी तक जो बोला उसको फॉर्मेट करिए। एक सेकंड देखिए, अगर जो प्रतिभूतियों का वो क्रय खरीदेगा, मतलब प्रतिभूति को क्या करेगा? वो क्रय करेगा। तो क्रय खरीदेगा इसका मतलब कि वो किसी से खरीद रहा है। तो खरीद रहा है तो उसे मुद्रा देगा ना, प्रतिभूति के बदले उसे मुद्रा देगा। तो उसे जब मुद्रा देगा तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। तो अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना होता है, तब हम क्या करते हैं? तब आरबीआई क्या करता है? प्रतिभूतियों का क्रय करता है। क्रय करने का मतलब कि खरीदता है। खरीदेगा तो प्रतिभूति किसके पास चली आएगी? आरबीआई के पास चली आएगी, और उस प्रतिभूति के बदले आरबीआई जो बेच रहा है उसको मुद्रा देगी, तो वो मुद्रा अर्थव्यवस्था में चली जाएगी। तो अगर जो मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ानी है, अर्थात अगर जो अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति विद्यमान है और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति अगर जो बढ़ानी है, तो आरबीआई क्या करेगा? प्रतिभूतियों का क्रय करेगा। और अगर जो आरबीआई को आरबीआई अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम करनी है, अगर जो मुद्रा की पूर्ति कम करनी है, तो आरबीआई प्रतिभूतियों का क्या करेगा? विक्रय करेगा। विक्रय करेगा तो भैया जो खरीदेगा वो पैसा किसको देगा? आरबीआई को देगा। तो ये पैसा जो अर्थव्यवस्था में पैसा होगा वो आरबीआई के पास चला जाएगा। तो जब आरबीआई के पास चला जाएगा तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भाई? हाँ ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। ये बात समझ में आ गई ना कि आरबीआई प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय क्यों करता है? तो आरबीआई प्रतिभूतियों का क्रय इसलिए करता है, प्रतिभूतियों को खरीदता इसलिए है ताकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाई जा सके। जो बेचेगा उसको पैसा देना होगा ना आरबीआई को, तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने के लिए। और विक्रय क्यों किया जाएगा? तो विक्रय तब किया जाएगा जब अर्थव्यवस्था में महंगाई आ जाए। ये कब होगा? ये मंदी की स्थिति में होगा। और ये कब होगा? जब महंगाई या मुद्रा स्फीति की स्थिति विद्यमान होती है। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना प्रथम बार कब हुआ था? अब ये छोटे छोटे प्रश्न भी मैं बार बार लाता हूँ क्योंकि बड़े धुरंधर धुरंधर बच्चे ऐसे प्रश्नों को गलत करने लगते हैं। क्या उत्तर आ रहा है? वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग कर दिया करिए। शाम को 7 बजे सभी लोग जुड़ जाया करिए, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। सभी लोग जुड़ जाइए क्लास में। एक बार रुक जाइए। हाँ बताइए सर, क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, एक सेकेंड रुक जाइएगा थोड़ा सा। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है सर? हाँ ठीक है,
क्या बता रहे हैं? सी बता रहे हैं, सभी लोग सी बता रहे हैं। कौन अध्यक्षता कर रहा था कमेटी का? कमेंट करके बताइए कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, ठीक है सर जी, 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हो गई। क्यों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इसलिए हो गई क्योंकि गांव में इसके स्थापना के पीछे उद्देश्य ये क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों को आसानी से ऋण मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों को क्या मिल सके? आसानी से ऋण मिल सके। हाँ ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना पहली बार 1975 में हुई थी और सरैया रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। एक सरैया रिपोर्ट आया था, वो कब आया था? 1972 में। इसी रिपोर्ट के तहत क्या हुआ कि बाद में चल करके 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है। अगला प्रश्न कि निम्न कथनों में से कौन सा नवीन औद्योगिक नीति पर लागू नहीं होता है? नवीन औद्योगिक नीति पे लागू नहीं होता है। हाँ ठीक है, नरसिम्हन कमेटी से ये संबंधित है, ये भी बात सही है। ठीक है। हाँ, एक प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रामीण बैंक की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? तो ग्रामीण बैंक की जो संकल्पना प्रस्तुत हुई थी वो 1972 में सरैया साहब ने किया था, आरजी सरैया साहब ने। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, नरसिम्हन कमेटी के साथ साथ। सी बोल रहे हैं और कोई? चलिए देखते हैं, डी बोल रहे हैं। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नवीन औद्योगिक नीति पे लागू नहीं होता है? तो देखिए दोस्तों, जब 1951 की नई आर्थिक नीति आती है, नई आर्थिक नीति आती है, तो उसमें मनमोहन सिंह जी एलपीजी मॉडल लेकर के आते हैं, एलपीजी मॉडल लेकर के आते हैं। ठीक है, एलपीजी मॉडल लेकर के आते हैं जिसके अंतर्गत बहुत सारे प्रावधान होते हैं और उसमें से एक प्रावधान, सबसे बड़ा जो प्रावधान था वो ये था कि अपनी अर्थव्यवस्था से विश्व की अर्थव्यवस्था को जोड़ना, अर्थात वैश्वीकरण करना, कि भैया अब भारत में निर्मित वस्तुएं भी दूसरे देश में जाके बिकेंगी और दूसरे देश में जो वस्तुएं निर्मित हो रही है वो भी भारत में आकर के बिकेगी। तो उस समय क्या हुआ कि जब वैश्वीकरण आया तो पूरी अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया कि भैया आप आते रहिए, आप हमारे यहाँ बेचिए, हम आपके यहाँ जाकर के बेचेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? सी बोल रहे हैं कि ये पूछ रहा है कौन सा लागू नहीं होता है। तो लागू ये नहीं होता है कि ये बाह्य दबावों से मुक्ति दिलाती है, नहीं भैया। जब हमने अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन कर दिया विश्व अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, वैश्विक अर्थव्यवस्था से जब हमने अपनी अर्थव्यवस्था को कनेक्ट कर दिया तो फिर अब क्या हो गया कि विदेशी वस्तुएं हमारे देश में ज़्यादा आने लगी। तो जब विदेशी वस्तुएं हमारे देश में आने लगी तो हमारी जो घरेलू उद्योग थे उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया। सो ऑप्शन नंबर सी, ये बाहरी दबाव से मुक्ति नहीं दिलाती है बल्कि हमें और प्रतिबद्ध करती है कि अगर जो किसी और देश से हमारे देश में सामान आ रहा है तो उस वस्तु को हमें क्या करना होगा? स्वीकार करना होगा। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला कि भारत में 1991-92 में आरंभ किए गए आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम में तत्कालिक दृष्टि से मदद की। एलपीजी का फुल फॉर्म बताइए थोड़ा तो कमेंट करके। आप लोग लिखते नहीं है, मैं ये छोटे छोटे शब्द क्यों इस्तेमाल करता हूँ? अब बार बार मैं बोलूँ कि आप बताइए, आप बताइए, बताइए तो सर। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, ठीक है, कि भारत में 1991 से 1992 में प्रारंभ किए गए आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम ने तत्कालिक दृष्टि से किस चीज की मदद की? बढ़िया सा प्रश्न है भाई। तो अभी हमने आपको बताया कि जब आर्थिक उदारीकरण आया तो इसमें क्या किया गया? इसमें लाइसेंस व्यवस्था खत्म कर दिया गया। अब कहा गया कि केवल 6 उद्योग ऐसे हैं जिससे राष्ट्र को हानि हो सकती है, जैसे रसायन हो गया, तंबाकू हो गया,
इस तरीके के 6 उद्योग ऐसे थे, जैसे बंदूक हो गया। तो आप अगर जो इनसे संबंधित किसी भी प्रकार के उद्योग स्थापित करने जा रहे हैं तो आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। जैसे आप जाइए कपड़े का उत्पादन करना है तो आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन 1991 से पहले जब नई औद्योगिक नीति आई थी उससे पहले बहुत प्रतिबंध थे। तो जब उदारीकरण कार्यक्रम आया तो इसकी तत्कालिक दृष्टि से जो मदद हुआ वो किस क्षेत्र में हुआ, तो हमें अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दिवालियापन होने से ये क्या कर दिया, रोक दिया। तो दोस्तों मनमोहन सिंह जी को हम लोग इसीलिए बहुत ही सम्मान से उनका हम लोगों को क्या करना चाहिए, नाम लेना चाहिए, क्योंकि ये मनमोहन सिंह जी ही हैं जिन्होंने पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था को 1991 में बचा लिया। नहीं तो हमारे पास केवल और केवल 2 सप्ताह का ही पैसा बचा था। हमारे पास इतना ही हमारे कोष में पैसा बचा था कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था केवल और केवल 14 दिनों तक ही सुचारू रूप से रन कर पाती। 14 दिन के बाद हम लोग क्या हो जाते, दिवालिया हो जाते। तो ऐसी स्थिति में ये कमान दिया गया मनमोहन सिंह जी को, और मनमोहन सिंह जी ने न केवल हमें दिवालियापन होने से रोका, बल्कि विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में भी ला करके भारत को उन्होंने क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। सो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि निवेश दर 12% तथा जनसंख्या वृद्धि दर 2% दिए होने पर 3:1 का पूंजी उत्पादन अनुपात द्वारा प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर क्या होगा। अब ऐसे प्रश्नों को अगर जो आप सॉल्व करके एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं ना, तो आप कंपटीशन में हजारों बच्चों से आगे चले जाएंगे, और अगर जो नहीं सॉल्व करके जाएंगे तो आप हजारों बच्चों से पीछे हो जाएंगे। इस बात को समझ लीजिएगा। तो अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला आपको याद आना चाहिए कि सर जी ये क्या पूछ रहा है, ये प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर पूछ रहा है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर। तो सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर जानने के लिए हमें समृद्धि की दर पता लगानी होगी कि समृद्धि की दर क्या होती है। तो समृद्धि की दर का फॉर्मूला क्या होता है, तो निवेश दर और अपान क्या होता है, ये जितने भी ABCD बोल रहे हैं ना, कहाँ से ABCD बोल रहे हैं, थोड़ा फार्मूला तो बताइए, कुछ लिख के तो बताइए कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो निवेश दर अपान पूंजी उत्पाद अनुपात, अपान पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक है, ग्रोथ रेट का फार्मूला यही तो होता है ना, यही तो फार्मूला होता है ना। तो यहाँ पे निवेश दर कितना दिया गया है, निवेश दर 12% तथा जनसंख्या वृद्धि दर 2% दिए होने पे 3:1 का पूंजी उत्पाद अनुपात है। ठीक है, तो निवेश दर कितना दिया गया है, 12% दिया गया है। तो अब इस फार्मूले में पुट कर दीजिए। और पूंजी उत्पाद अनुपात कितना दिया गया है, पूंजी उत्पाद अनुपात 3:1 की बात हो रही है, अर्थात 3 दिया गया है। तो ग्रोथ रेट कितना निकल के आया, ग्रोथ रेट तो 4% निकल करके आ गया। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय का फॉर्म, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की बात कर रहा है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की बात कर रहा है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर्थिक वृद्धि दर अपान जनसंख्या वृद्धि दर। आर्थिक वृद्धि दर अपान जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर। अब आर्थििक वृद्धि दर अभी तो हमने निकाला कि 4% है, तो 4 और जनसंख्या वृद्धि कितना दिया गया है, जनसंख्या वृद्धि 2 दिया गया है, तो 4/2। ठीक है, तो 4/2 करेंगे तो क्या उत्तर आ जाएगा, 2। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि सर जी 2% होगा, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। आपको बात समझ में आ गई ना, कॉपी पेन हो तो थोड़ा सा लिख लिया करिए। और जो लोग भी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट ठीक तरीके से नहीं पढ़ रहे, आप निश्चित तौर पे पढ़िए। एक लाइन की मैं बात बता रहा हूँ, बिना कॉन्सेप्ट पढ़े कुछ होने वाला नहीं है। आपको लगता है कि आप बस ऐसे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो सिलेक्शन मिल जाएगा, तो सिलेक्शन की राह थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आपको एक स्ट्रेटजी के तहत सारी चीज़ें पढ़नी होंगी।
एक एक नंबर की 0.1 नंबर की लड़ाई होती है। वो आपको रिजल्ट, सभी लोग नंबर सबका नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो 0.25 की लड़ाई से बहुत लोग आगे चले जाते हैं और बहुत लोग पीछे चले जाते हैं, है ना। तो आपको कम से कम, अगर जो आपके पेपर में 125 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 125 क्वेश्चन मान लीजिए अगर जो पूछा जा रहा है, तो आपको 115 के ऊपर तो सोचना ही सोचना है। अगर जो आप सोच रहे हैं कि 105 कर लेंगे तो हो जाएगा, तो भाई 105 सोच रहे हैं ना, तो आप 100 से नीचे चले आएंगे। अपने आप को आप 120 से ऊपर के लिए तैयार करिए, तब सिलेक्शन होगा, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। 120 से ऊपर के लिए तैयार करेंगे तभी होगा। एक बात समझ लीजिए, सीधी सीधी बात। और ऐसा नहीं है कि 120 से ऊपर हो नहीं सकता है, 100% हो सकता है, बशर्ते आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, आप टेस्ट दीजिए, आप रोज नोट्स पढ़िए, आप प्रीवियस ईयर को पढ़िए, और ये सारी चीज़ें मेरे द्वारा दोस्तों आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। बस आप इत्मीनान से एप्लीकेशन पे जुड़िए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब तो मैं अपनी आपको हैंड राइटिंग नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। आपको फिर दोबारा कभी भी 1 रुपये भी एडमिशन के लिए फीस लाइव स्टडी इलाहाबाद को नहीं देनी होगी। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये। सो सिंपली अगर जो आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपनी फीस इस नंबर पे आप सबमिट कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास में नहीं जुड़ेंगे, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, आपको कंप्लीट नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, करंट, सारी चीजें दी जाएंगी। चलिए क्या उत्तर आ रहा है सर, कि J.R. हिक्स के अनुसार दिए हुए पूंजी श्रम अनुपात पर तकनीकी को तटस्थ कहा जाता है। बहुत सारे लोग को यही नहीं पता होगा कि तटस्थ क्या होता है, तटस्थता का मतलब क्या होता है। तो तटस्थता का मतलब स्थिरता का बोध ये कराता है ना। तो इस बात को समझते रहिए, कॉन्सेप्ट पढ़ना इसीलिए जरूरी है। क्या उत्तर आ रहा है, बी बोल रहे हैं कि J.R. हिक्स के अनुसार दिए हुए पूंजी श्रम अनुपात पर तकनीकी को तटस्थ कहा जाता है यदि वह श्रम और पूंजी की सीमांत उत्पादन में समान दर से वृद्धि करता है। अर्थात श्रम में और पूंजी में दोनों की सीमांत उत्पादकता में अगर जो समान दर से वो वृद्धि करता है। अगर जो आपको कॉन्सेप्ट पता है तो मजा आ गया होगा, नहीं पता है तो बहुत सारे लोग को समझ में ही ये प्रश्न नहीं आएगा। सो J.R. हिक्स के अनुसार दिए हुए पूंजी श्रम अनुपात पर तकनीकी को तटस्थ कहा जाता है यदि वह श्रम और पूंजी की सीमांत उत्पादकता में समान दर से वृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर बी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में आदा प्रदा मॉडल का उपयोग प्रथम बार किस योजना के निर्माण में हुआ। चलिए क्या उत्तर होगा भाई, क्या उत्तर होगा, अदा प्रदा मॉडल, जिसे आगत निर्गत मॉडल भी बोलते हैं। अब आगत क्या होता है, निर्गत क्या होता है, कमेंट करके बताइए। आगत निर्गत मैं रोज बताता हूं, आप बताइए मुझे कमेंट करके। आगत निर्गत मॉडल किसने दिया था, तो ये पता है ना आपको किसने दिया था, लियोनतिफ साहब दिए थे भाई, ठीक है। किसने दिया था, लियोनतिफ साहब के द्वारा आगत निर्गत मॉडल दिया गया था कि नहीं दिया गया था, याद है कि भूल गए। प्रश्न पूछा जाता है कि आगत निर्गत मॉडल किसने दिया था, तो लियोनतिफ साहब ने दिया था। और इसका प्रथम बार जो उपयोग हुआ था सर, वो चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में इसका प्रथम बार उपयोग हुआ था। एक सेकेंड रुक जाइएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना में इसका पहली बार उपयोग हुआ था। और चौथी पंचवर्षीय योजना किसने आरंभ किया था, चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था, तो अशोक रुद्र और एलन ने, ठीक है। तो याद रखिएगा, अशोक रुद्र एवं एलन। अब याद आना चाहिए कि सर जी प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरड डोमर मॉडल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल,
तृतीय पंचवर्षीय किसने दिया था, कमेंट करके बताइए। चौथी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र। पांचवी पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी जी, गरीबी हटाओ, 20 सूत्री कार्यक्रम। उसके बाद आपको योजना अवकाश भी बीच में याद आ जाना चाहिए था पहले ही, 1966 से लेकर के 1969 तक। आठवीं पंचवर्षीय योजना आपको मूलर मॉडल याद आना चाहिए। आपको 11वीं पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास याद आना चाहिए। आपको 12वीं पंचवर्षीय और अंतिम पंचवर्षीय योजना उच्चतर समावेशी विकास आना चाहिए। ये सब आपको आना चाहिए, अगर जो नहीं आ रहा है तो पढ़िए, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी। तो भारत में अदा प्रदा मॉडल का उपयोग प्रथम बार किस योजना के निर्माण में किया गया, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के निर्माण में किया गया। अगला, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला, कि व्यापार शर्तों से आशय है। व्यापार शर्त का आशय क्या होता है भाई, व्यापार शर्त का आशय बताइए भाई। रंजीत कुमार जी, मोहम्मद शाहिद नूरी जी, किशोरी जी, रीना मिश्रा जी, रश्मि तिवारी जी, सदानंद मिश्रा जी, अभी चौधरी जी, पूजा मिश्रा जी, अफजल हसन जी, प्रदीप पांडे जी, मीनू यादव जी, नौशाद अली जी, राधिका जी। चलिए सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको समय समय पे बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये किस कंडीशन की बात कर रहा है, कोई बताएगा कि किस कंडीशन की ये बात कर रहा है? सी बोल रहे हैं। तो देखिए, व्यापार शर्त, व्यापार की शर्तें क्या होती हैं? व्यापार की शर्तें 3 होती हैं, या तो प्रतिकूल, या तो अनुकूल, या तो संतुलन। तो अगर जो कोई देश निर्यात ज्यादा कर रहा है, अगर जो कोई देश अपने देश में निर्मित वस्तुओं को दूसरे देश में ले जा करके ज्यादा बेच रहा है, निर्यात ज्यादा कर रहा है और आयात कम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में व्यापार की शर्त क्या होगी? उस देश के लिए अनुकूल होगी या प्रतिकूल होगी? सॉरी, अनुकूल होगी, अनुकूल होगी। और अगर जो जितना आप निर्यात का मतलब कीमत से है, निर्यात की कीमत से है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर जो किसी देश के निर्यात की मात्रा और आयात की मात्रा दोनों बराबर है, तो व्यापार की शर्त क्या होगी? स्थिर होगी, स्थिर होगी। और उसके बाद अगर जो आप निर्यात कम कर रहे हैं, अगर जो आप निर्यात कम कर रहे हैं और आयात आप ज्यादा कर रहे हैं, तो व्यापार की शर्त क्या होगी? प्रतिकूल होगी, अर्थात आपके देश के लिए ठीक नहीं होगी सर। तो ऐसी स्थिति में निर्यात और आयातों के मूल्य के अनुपात से। बच्चों वाला प्रश्न है कि नहीं है? देखिए कितना आसान प्रश्न है, कितना आसान प्रश्न है। व्यापार की शर्त क्या होगी? तो व्यापार की 3 शर्तें होती हैं। अब आपको मार्शल और लर्नर का वो तीनों शर्त याद आना चाहिए कि सर जी EX + EM > 1 होता है, EX + EM = 1 होता है, और EX + EM < 1 होता है। तो अब ये सारी चीजें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए भैया, तभी मजा आएगा। तो व्यापार की शर्त से आशय क्या है? तो निर्यातों और आयातों के मूल्यों का अनुपात। अगर जो आप मान लीजिए कि जितना आप निर्यात कर रहे हैं, जय रुपए की वस्तु का आप निर्यात कर रहे हैं, उससे कम कीमत का आप अगर जो आयात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप 10 रुपये का निर्यात कर रहे हैं और 5 रुपये का आयात कर रहे हैं, तो कहा जाएगा कि व्यापार अनुकूल है। अगर जो आप 10 रुपये का निर्यात कर रहे हैं, 10 रुपये का आयात कर रहे हैं, तो स्थिर है। अगर जो आप निर्यात मान लीजिए 5 ही रुपये का कर रहे हैं और आयात अगर जो आप 10 रुपये का कर रहे हैं, तो व्यापार शर्त आपके प्रतिकूल है। अगला प्रश्न, कि किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन उसके भुगतान शेष में असंतुलन में सुधार करेगा यदि उसके द्वारा किए गए आयात और निर्यात के मूल्य का लोच का योग होगा। अब देखिए, EX + EM वाली कंडीशन है, ये EX + EM वाली कंडीशन है, मार्शल एजवर्थ वाली कंडीशन है। EX क्या इंडिकेट करता है? आयात को, ठीक है, आयात के मूल्य को, और EM क्या इंडिकेट करता है? निर्यात के मूल्य को। और ये क्या कह रहा है? असंतुलन में सुधार करेगा, अर्थात ये अनुकूल व्यापार की शर्त पूछ रहा है। अब वही दूसरी बात हो जाएगी कि सर जी अवमूल्यन की बात हो रही है ना सर, तो अवमूल्यन से क्या होता है? अवमूल्यन से मुद्रा का बाह्य मूल्य कम हो जाता है,
आपके देश के मुद्रा का वाही मूल्य कम हो जाता है, मुद्रा का वाह्य मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मुद्रा का वाह्य मूल्य कम हो जाएगा तो जो आपके निर्यात होंगे, वो क्या होंगे सर, वो हो जाएंगे सस्ते। और जो आपके आयात हो जाएंगे वो क्या होंगे, आयात जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, महंगा हो जाएगा, आयात महंगा हो जाएगा। चलिए बताइएगा मुझे, ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, एक से अधिक होगा। एब्सोल्युटली 100% आपकी बात ठीक है। ये क्या पूछ रहा है, सुधार करेगा, अर्थात ये अनुकूल की बात कर रहा है। अनुकूल कब होगा, जब ई एक्स प्लस ई एम, अर्थात निर्यातों और आयातों के मूल्य का के लोच का योग अगर जो इकाई से अधिक है, एक से अधिक है, तो व्यापार की शर्त क्या होगी, उस देश के पक्ष में होगी। वहीं दूसरी तरफ ई एक्स प्लस ई एम इज इक्वल टू 1 होगा तो व्यापार की शर्त क्या होगी, स्थिर होगी। ठीक है। और वहीं तीसरी तरफ ई एक्स प्लस ई एम अगर जो लेस देन होगा 1 के, तो व्यापार क्या होगा, प्रतिकूल होगा, अर्थात ठीक नहीं होगा। कॉपी पेन रखिए, लिखा करिए, नहीं लिखेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अब अवमूल्यन क्या होता है, मार्शल और मार्शल का ये फार्मूला है, मार्शल और लर्नर के द्वारा ये दिया गया कंडीशन है। अब इसको कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और क्या उत्तर आ रहा है, अगला, हाँ चलिए बताइए भाई, कि हिक्स हैंसन विश्लेषण जो निवेश बचत वक्र और तरलता मुद्रा पूर्ति वक्र की सहायता से किया गया है, यह बताता है कि जिन दोनों बाजारों में एक साथ साम्य होता है वे होते हैं। अब अगर जो आपने हिक्स और हैंसन का विश्लेषण नहीं पढ़ा है ना सर, तो आप नहीं कर पाएंगे इस प्रश्न को। कॉन्सेप्ट पढ़िए, क्या उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर, ठीक है। अब इसके लिए अगर जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जो लोग पढ़े होंगे उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, उनको याद करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ, ताकि जिन जो पढ़े होंगे उनको याद आ जाएगा। अब बताइएगा कमेंट करके, ये एल एम बिंदु होता है, ये आई एस होता है, ठीक है। ई बिंदु ये होता है संतुलन का, ये वाला। अब बताइए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ISLM मॉडल पढ़ना है, हाँ ठीक है। और जो एप्लीकेशन पे लोग पढ़ रहे हैं, आप परेशान ना होइएगा, अभी इसको करवाया नहीं गया, ये करवाया जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि हिक्स हैंसन विश्लेषण क्या बताता है, तो ये बताता है मुद्रा बाजार और वस्तु बाजार में संबंध को बताता है। अगला प्रश्न, कि भारत जैसे विकासशील देश में राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या होता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, क्या उत्तर आएगा भाई, भारत जैसे विकासशील देश में राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, राजकोषीय नीति, अगर तो भारत सरकार के राजकोषीय नीति की बात करें ना, तो सरकार अब राजकोषीय नीति के माध्यम से अपने आय और व्यय को निर्धारित करती है, ठीक है। राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार अपने आय और व्यय को निर्धारित करती है, ठीक है। आय कहाँ से प्राप्त करती है, तो सरकार जो आय प्राप्त करती है वो किससे प्राप्त करती है, वो कर के माध्यम से प्राप्त करती है या ऋण के माध्यम से। वो आंतरिक ऋण हो सकता है या बाह्य ऋण भी हो सकता है। आंतरिक ऋण मतलब जो देश के अंदर से लिया जा रहा है, बाह्य ऋण मतलब जो देश के बाहर लिया जा रहा है। और उसके बाद सरकार व्यय कहाँ पे करती है, तो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, परिवहन पे, शिक्षा पे, ठीक है, स्वास्थ्य पे, परिवहन पे, बिजली पे, सब पे खर्च करती है ना। तो बताइए, तो क्यों राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सभी लोग बता रहे हैं, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है, कि सर जी करारोपण द्वारा यथासंभव अर्थव्यवस्था से
अतिरेक को उत्पन्न करना। अब देखिए इस प्रश्न में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। देखिए अतिरेक को उत्पन्न करने का मतलब यह है कि जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ी है उसको कलेक्ट करने की बात हो रही है ना। आप एक आयोग ने इसका उत्तर जो था वो सी माना था, ठीक है, लेकिन अब आप अगर जो ये प्रश्न आता है तो डी ही उत्तर करिएगा। अतिरेक का मतलब कि जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ी हुई है उस मुद्रा की पूर्ति को ज्यादा कर लगा करके सरकार क्या करती है, अपने तरफ ला लेती है। कर के आधार को विस्तृत करती है सरकार, क्यों? क्योंकि जब उसे ज्यादा कर प्राप्त होगा तो क्या होगा कि जब ज्यादा कर मिलेगा तो वो ज्यादा व्यय करेगा, और अर्थव्यवस्था में सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला, केन्स के अनुसार मुद्रा किस पे निर्भर करता है? चलिए भाई केन्स साहब आ गए, केन्स साहब आ गए, बताइए। केन्स साहब की दो तीन बातें आपको याद आनी चाहिए, दो तीन बात याद आनी चाहिए। पहला तो आपको याद आना चाहिए कि y इज इक्वल टू क्या होता है, c प्लस आई, ये याद आना चाहिए। अर्थात जो आपकी आय होती है वो बराबर किसके होती है, उपभोग प्लस बचत के, ठीक है। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी 100 रुपए की आय है, 100 रुपये आप कमाते हैं, तो आप अगर जो उसमें से मान लीजिए 70 रुपया उपभोग कर लेते हैं, 70 रुपया खर्च कर लेते हैं, तो ये आपकी जो बचत होगी वो कितने रुपए की होगी, 30 रुपए की होगी। और उन्होंने कहा कि ये जो बचत होता है ना वही क्या होता है, निवेश के बराबर होता है। बचत जो होता है वही क्या होता है, निवेश के बराबर होता है। अर्थात जो आई होता है वो किसके बराबर होता है, एस के बराबर होता है, ठीक है। फिर आपको एक बात और याद आनी चाहिए कि सर जी किन्स साहब ने जब अपनी थियरी दी थी तो उसमें ये भी बताया था कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग ज्यादा है, अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग ज्यादा है तो ब्याज दर भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि जब ज्यादा लोग पैसे की डिमांड करेंगे तो ब्याज की दर, जो ऋण देगा वो ब्याज की दर को ज्यादा रखेगा। और वहीं दूसरी तरफ जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग कम है तो ब्याज की दर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब कोई पैसा मांगे, कोई ऋण ही नहीं लेगा तो कोई ब्याज कितना लगाएगा, नहीं लगाएगा ना। सो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, डी बोल रहे हैं। सॉरी, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आय स्तर और ब्याज की दर पे, तो केन्स के अनुसार मुद्रा निर्भर करता है आय स्तर और ब्याज की दर पे। तो बात समझ में आ गई। तो क्या बताया, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, आय इज इक्वल टू उपभोग प्लस बचत के बराबर होता है। अगर जो आपकी इनकम 100 रुपए है, 70 रुपया आपने उपभोग कर लिया, 30 रुपया आपका बचत हो गया, बचत ही आपका निवेश होता है, अर्थात आई इज इक्वल टू एस होता है। और दूसरी तरफ बताया कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग ज्यादा है तो जब ज्यादा लोग मुद्रा की मांग करते हैं तो जो ज्यादा लोग को ऋण चाहिए, तो ज्यादा लोग को ऋण चाहिए तो ब्याज की दर ऊंची होगी। वहीं दूसरी कंडीशन में बताया कि यदि मुद्रा की मांग कम होगी तो ब्याज की दर भी कम होगी, क्योंकि जब मुद्रा की मांग कम करेंगे लोग तो ब्याज की दर में भी कमी आ जाएगी। अगला कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना वक्र होता है। कितना बेहतरीन सा प्रश्न है। अब उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, कल ही मैंने एप्लीकेशन पे पढ़ाया था कि उत्पादन संभावना वक्र को हम कैसे डिनोट करते हैं, बताइए। उत्पादन संभावना वक्र को हम कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या है, ठीक है, सी बोल रहे हैं, ठीक है, सी बोल रहे हैं। तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना वक्र क्या होगा। अब यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है, सही उत्तर आप पा जाएंगे। जब आर्थिक विकास होगा तो जाहिर सी बात है कि उस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर बढ़ेगा। जब कोई देश आर्थिक विकास करेगा तो उत्पादन का स्तर बढ़ेगा, तभी तो हम कहेंगे कि आर्थिक विकास हो रहा है। तो जब उत्पादन का स्तर बढ़ेगा तो उत्पादन संभावना वक्र क्या होगा, बाहर की ओर हटता हुआ होता है ना सर। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक सेकेंड, देखिए ये दो प्रश्न बार बार घुमा करके अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है और संयुक्त अर्थव्यवस्था क्या होती है। ये दोनों बातें आप समझ लीजिए।
क्योंकि ये घुमा फिरा के अलग अलग परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था और दूसरा संयुक्त अर्थव्यवस्था। एक पूछता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है और दूसरा पूछता है कि संयुक्त अर्थव्यवस्था क्या होती है। क्या उत्तर होगा भाई? बी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। तो देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि उस अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों विद्यमान होंगे। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में डाक पर किसका अधिकार है, रेलवे पर किसका अधिकार है, तो भारत सरकार का है। लेकिन वहीं जो आप अपने घरों में कार का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने घरों में जो आप फ्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने घरों में जो बाइक का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने घर में जो आप कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किसी निजी पूंजीपति के द्वारा बनाया जा रहा है ना। ये किसी निजी पूंजीपति के द्वारा बनाया जा रहा है ना। टाटा का कार अगर जो आपने खरीदा है तो टाटा की जो कंपनी है वो सरकार के दायरे में थोड़ी आती है। तो क्या है, तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र जब दोनों का सह अस्तित्व विद्यमान हो अर्थव्यवस्था में तो उसे कहेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और वहीं दूसरी तरफ अगर जो बात करें कि संयुक्त अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो संयुक्त अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि एक उद्यम जो संयुक्त रूप से निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला, कि निम्नलिखित में से किसका भारत में निर्यात सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। निर्यात का मतलब कि जो हमारे देश में होता है और हम उसे दूसरे देश में भेजते हैं, और आयात का मतलब कि वो वस्तु दूसरे देश में उत्पादित हो रही है, वो हमारे देश में आकर के बिक रही है। क्या उत्तर है? लाइक तो कर दीजिए। देखिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, लेकिन जितने लोग क्लास देखते हैं ना उतने लोग भी क्लास को ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद का व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे ईच एंड एवरी डे आपको इकोनॉमिक्स के जो छोटे मोटे टर्म होते हैं वो सारे बताए जाते हैं। जो छोटे छोटे टर्म होते हैं जो बहुत सारे बच्चों को नहीं आते, कि अधिमूल्यन क्या होता है, अवमूल्यन क्या होता है, राशिपातन क्या होता है, डंपिंग क्या होता है, बैंक दर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो इस प्रकार के मैं छोटे छोटे नोट्स वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराता हूँ। बाकी आप अगर जो इकोनॉमिक्स का संपूर्ण नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे द्वारा इकोनॉमिक्स का संपूर्ण नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या आप बैच ज्वाइन करेंगे तो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका भारत के निर्यात में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी रत्न एवं आभूषण की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगर जो वर्तमान समय की बात करें दोस्तों तो लगभग 18 से 19% कुल निर्यात का हम लोग केवल रत्न एवं आभूषण निर्यात करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए। अगला, कि भारत में गरीबी की परिभाषा का आधार है। भारत में गरीबी की परिभाषा का आधार है। भारत में गरीबी की परिभाषा का आधार क्या है भाई? तो देखिए, इजी सी बात है, खुराक की कैलोरी मात्रा। ठीक है, खुराक की कैलोरी मात्रा। अब कहेंगे सर जी कुछ समझ में नहीं आया, तो देखिए, अगर जो आप ग्रामीण इलाके में रह रहे हैं, अर्थात अगर जो आप गांव में रह रहे हैं, अगर जो आप ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं और आप 2400 कैलोरी कंज्यूम कर पा रहे हैं, 2400 कैलोरी अर्थात जो आप उपभोग कर रहे हैं उससे अगर जो आपको 2400 कैलोरी ऊर्जा मिल जा रही है तो आप गरीब नहीं कहलाएंगे। और अगर जो आप शहर में रह रहे हैं, शहर में आप रह रहे हैं और जो आप उपभोग कर रहे हैं उससे आपको 2100 कैलोरी ऊर्जा अगर जो मिल जा रही है तो आप गरीब नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो भारत में गरीबी की परिभाषा का आधार खुराक की कैलोरी मात्रा के
आधार पे लगाया जाता है। आप अगर जो गांव में रहते हैं तो आप 2400 कैलोरी अगर जो कंज्यूम कर पा रहे हैं तो आपको गरीब नहीं कहा जाएगा, और आप शहर में हैं तो 2100 कैलोरी कंज्यूम कर पा रहे हैं तो आपको गरीब नहीं कहा जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला भारत में मुद्रा अर्थात करेंसी की आंशिक परिवर्तनीयता का क्या अर्थ होता है? आंशिक परिवर्तनीयता का क्या अर्थ होता है? और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ईच एंड एवरी डे हमारी क्लास होती है शाम को 7:10 पे। मैं किसी भी हाल में आ जाता हूँ, और अगर जो आज से लेकर के एग्जामिनेशन के दिन तक हमसे जुड़े रहे ना तो ये सब कुछ रट्टा मार देंगे आप, है ना। सब कुछ आपको तैयार हो जाएगा, बशर्ते सिस्टमेटिक वे से पढ़िए। क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर। और अगर जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका क्या मतलब होता है? तो अब इसके लिए तो आपको देखिए कॉन्सेप्ट तो पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। तो भारत में मुद्रा अर्थात करेंसी की आंशिक परिवर्तनीयता का अर्थ होता है कि भुगतान संतुलन के चालू खाते पर परिवर्तनीयता। अब इसको आपको भुगतान संतुलन का पूरा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि भारत में मुद्रा अर्थात करेंसी की आंशिक परिवर्तनीयता का अर्थ होता है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर परिवर्तनीयता। अगला कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस काल में योजना अवकाश रहा? देखिए दोस्तों, योजना अवकाश की अगर जो बात करें ना तो आपको दो योजना अवकाश याद आने चाहिए। एक याद आने चाहिए 1966 से लेकर के 1969 तक का, ठीक है। ये 3 वर्ष की एक वर्ष की वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। और जो दूसरा आपको योजना अवकाश याद आना चाहिए वो 1990 से लेकर के 1992 तक 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, ठीक है। यहाँ पे कितनी वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी? 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, और यहाँ पे 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। और ये वार्षिक योजना क्यों चलाई गई थी? तो वार्षिक योजना क्यों चलाई गई थी? वार्षिक योजना क्यों चलाई गई थी? हाँ, तो वार्षिक योजना इस वजह से चलाई गई थी क्योंकि हमने पाकिस्तान से युद्ध लड़ा था, हमने चीन से युद्ध लड़ा था, हमने 62 में युद्ध लड़ा, हमने 65 में युद्ध लड़ा, और उसके ऊपर प्रकृति की भी मार हमें झेलनी पड़ी। इस वजह से हमने 3 वार्षिक योजनाएं चलाई। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश की प्रक्रिया की गई। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश की प्रक्रिया की गई। सार्वजनिक क्षेत्र क्या है भाई? सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण बताइए। सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण बताइए। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी बोल रहे हैं, ठीक है। सरकार क्यों अच्छा बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास करती है? सरकार आपको क्यों अच्छी परिवहन व्यवस्था देने का कार्य करती है या उसको प्रयास कराती है कि हमारी परिवहन की व्यवस्था अच्छी हो जाए? ऐसा सरकार क्यों करती है? सरकार क्यों आपको बिजली देती है? सरकार आपको क्यों कहती है कि भैया आप बिजली लीजिए, आप क्या करिए, विद्युत का उपभोग करिए? क्यों सरकार ऐसा करती है? इसीलिए करती है कि देखिए, सार्वजनिक उपक्रमों को बाजार के अनुशासन में लाने के लिए तथा उसकी कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए। अगर जो सरकार अच्छा बाजार उपलब्ध कराएगी तो क्या होगा? एक तरफ मांग बढ़ेगा और दूसरी तरफ क्या होगा? पूर्ति बढ़ेगा, अर्थात उत्पादन बढ़ेगा। और मांग व पूर्ति जब दोनों अर्थव्यवस्था में बढ़ने लगेगा तो उत्पादन का स्तर बढ़ेगा। जब उत्पादन का स्तर बढ़ेगा तो देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। जब देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो देश क्या करेगा? आर्थिक विकास करेगा। और आर्थिक विकास ही तो करना देश का क्या होता है? मुख्य लक्ष्य होता है। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला कि भारत में बृहद क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग है। भारत में बृहद क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग है। एक सेकेंड रुके रहिएगा। ओ सॉरी,
हाँ, आंशिक परिवर्तनीयता है ना ये, हाँ सॉरी, ठीक है आपकी बात सही, आंशिक परिवर्तनीयता आ रहा है तो इसके ये पूंजी खाता होगा। हाँ ठीक है आपकी बात सही, आंशिक आंशिक की बात हो रही है, आंशिक परिवर्तनीयता की बात हो रही है। ठीक है, मैं थोड़ा सा मिस कर दिया हूँ बट कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत में बृहद क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग कौन है? सबसे पुराना, ठीक है। तो दोस्तों ये बात है 1818 की, कलकत्ता की ये बात है, 1818 कलकत्ता, कलकत्ता की ये बात है। ठीक है, क्या हुआ था यहाँ पे किसी को याद है? फुल फुल ग्लोस्टर नाम का एक जगह था, वहां पे पहली सूती कपड़ा पहली सूती कपड़ा मिल खोला गया था। पहला पहला सूती कपड़ा मिल खोला गया था। सो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है सर? सी बोल रहे हैं, कपास। ठीक है, तो कपास से क्या बनता है? कपड़ा बनता है। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, विकेंद्रित नियोजन का अर्थ होता है, ये 10 में से 8 बार पूछा गया है। अगर जो आप 10 साल के पेपर को उठाएंगे ना तो उसमें 8 बार ये प्रश्न पूछा गया है। और दोस्तों आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जाते हैं और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जाते हैं। इसकी लाइव क्लास होती है। इन केस लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट नोट्स भी दिया जा रहा है ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ें, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहें ताकि आपको कुछ भूले नहीं। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, समय समय पर टेस्ट दीजिए, अपनी गलतियों को पहचानिए कि कहाँ गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको करवाई जा रही है। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है, बस आप ईमानदारी से इसको एक सिस्टमेटिक वे से एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। सो सिंपली आपको एडमिशन लेने के लिए आपको अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करनी होगी। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे तो आपको वहाँ पे आगे का प्रोसेस सारा बता दिया जाएगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है? विकेंद्रित नियोजन। तो दोस्तों विकेंद्रित नियोजन का मतलब ये होता है कि निम्न प्रशासनिक स्तर से, ठीक है, निम्न प्रशासनिक स्तर से कोई नियम व कानून बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इस नियम और कानून पर चिंतन करने के लिए इस नियम कानून को कहाँ पे भेज दिया जाता है? राज्य के पास भेज दिया जाता है। राज्य सरकार के पास इसे क्या कर दिया जाता है? भेज दिया जाता है। और फिर अंतिम रूप से राज्य सरकार इसे क्या कर देती है? केंद्र सरकार के पास भेज देती है, केंद्र सरकार के पास भेज देती है। अर्थात ठीक है, अर्थात क्या होगा? निम्नतर प्रशासनिक स्तर से नियोजन का प्रादुर्भाव होना। अगला, कि राज्यों को तदर्थ अनुदान हेतु गाडगिल फार्मूले के अंतर्गत सर्वाधिक महत्व दिया गया। गाडगिल फार्मूला, ठीक है, तो गाडगिल फार्मूले में क्या किया गया बताइए भाई? ठीक है, तो राज्यों को तदर्थ अनुदान हेतु, राज्यों को अनुदान देने के लिए एक गाडगिल फार्मूला लाया गया और इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या को महत्व दिया गया और जनसंख्या को 60% का भार दिया गया, 60% का भार दिया गया और बाकी 40% का जो भार था वो था सिंचाई को, ऊर्जा परियोजनाओं को और अन्य क्षेत्रों के लिए। सो ऑप्शन नंबर क्या होगा?
ए, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला कि राष्ट्रीय आय का सामान्य रूप से अर्थ है, शायद उत्तराखंड में भी नोटिफिकेशन आ गया। मुझे कोई बता रहा है कि सर उत्तराखंड में जो पोस्ट आनी थी लेक्चरर की उसका नोटिफिकेशन शायद आ गया। तो जो उत्तराखंड वाले हैं खुश हो जाइए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है अभी मैं मैसेज देख रहा हूँ, आप कितनी सच्चाई है जब क्लास ओवर हो जाएगा तो फिर मैं देख करके बताऊंगा, है ना। क्या उत्तर आ रहा है कि राष्ट्रीय आय का सामान्य रूप से अर्थ क्या होता है। तो राष्ट्रीय आय का सामान्य रूप से अर्थ होता है क्या, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। सो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला यही तो होता है एनएनपी इज इक्वल टू क्या होता है, एनएनपी एफसी, ठीक है सॉरी एफसी, साधन मूल्यों की बात हो रही है, ठीक है। एनएनपी एफसी इज इक्वल टू क्या होता है, एनएनपी एमपी और प्लस माइनस क्या कर देते हैं, अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं, अप्रत्यक्ष कर को घटाते हैं और सब्सिडी को जोड़ देते हैं, ठीक है। अर्थात सब्सिडी को क्या कर देते हैं, सब्सिडी को जोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर होता है। दोस्तों देखिए उत्तर प्रदेश के जो लोग भी हैं, उत्तर प्रदेश से जो लोग जुड़े हैं, मैं खुद आयोग पे गया था, अभी प्रदर्शन चल रहा था तो मैं आयोग पे था, काफ़ी हमारी बात हुई, वहाँ पे हम लोग गए भी थे, मिले भी हैं, चीज़ें सकारात्मक नज़र आ रही हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण नज़र आ रहा है। आप निश्चिंत रहिए। एक डिमांड उसमें और हो रही है कि जो सरकार के द्वारा ये वादा किया गया है कि 25,000 वैकेंसी हम और दे रहे हैं, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि इसी वैकेंसी में 25,000 और ऐड करा दिया जाए, है ना। लेकिन अब भाई जो आंदोलन को वो कर रहा है, लीड कर रहा है, ये उनका थिंकिंग है। अदरवाइज मेरा तो यही सोचना था कि भाई पहले जो आपने फॉर्म फिलअप करवाया है उसका आप ले लीजिए परीक्षा, उसके बाद आप वैकेंसी निकालते रहिएगा, है ना। क्योंकि जो बच्चों ने फार्म भरा है ये 2 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, सुबह शाम उठ बैठ, सुबह शाम अपनी पूरी ज़िंदगी को लगा दिए हैं, और आप फिर ये सोचें कि फिर नया पोर्टल खोला जाएगा, फिर नई चीज़ें होंगी, तो फिर उसमें काफ़ी समय लगने लगेगा, है ना। तो सही यही होगा कि जो पहले वैकेंसी है उस जो पहले जिस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर दिया गया है उसको कंप्लीट करा दिया जाए, बाकी वो 25,000 आएगा तो फिर दोबारा भी क्या हो जाएगा, वहाँ पे चीज़ें हो जाएंगी। आगे चलिए क्या उत्तर आ रहा है कि जीएनपी और जीडीपी। देखिए जब हम जीडीपी की बात करते हैं ना दोस्तों, तो जीडीपी के अंतर्गत क्या होता है कि देश की घरेलू सीमा के अंदर की हम बात करते हैं, ठीक है। देश की घरेलू सीमा के अंदर की हम लोग बात करते हैं। जैसे ये भारत है, तो भारत के अंदर किसी एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष का मतलब 1 मार्च से लेकर के 31 अप्रैल तक, ठीक है, 1 मार्च से लेकर के 31 अप्रैल तक की बात होती है। तो जीडीपी का मतलब क्या होता है, तो किसी एक वित्तीय वर्ष में उस देश की घरेलू सीमा के अंदर जिन भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके कुल मौद्रिक मूल्य को उस देश की जीडीपी कही जाती है। और जीएनपी में क्या होता है, तो जीएनपी में जो भारतीय हैं और अपने देश के बाहर कार्य कर रहे हैं तो वो भी जो आय अर्जित करते हैं ना उसको भी शामिल किया जाता है। तो जीडीपी भौगोलिक सीमा के अंदर की बात हो रही है और जीएनपी में भौगोलिक सीमा के बाहर की भी बात होती है। तो ऐसी स्थिति में जितने लोग भी डी बोलेंगे कि विदेशों से शुद्ध साधन आएगा, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। चलिए इसके लिए मैं बात करूंगा, आप लोगों से जब बात करने आता हो तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है। इस पे बात करने के लिए जब मैं लाइव आऊंगा तो कोई कुछ पूछेगा ही नहीं। अभी क्लास में क्लास को करते हैं, है ना, क्लास देखिए, क्लास करिए, ठीक है। इस पे हम बाद में भी बात कर लेंगे। और जो लोग भी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। जो लोग भी नए जुड़े हैं
चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दीजिए। हाँ, क्या आ रहा है सर? ठीक है कि यदि सकल निवेश शून्य हो जाए तो निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? सो इजी सी बात है। अगर जो मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाया ही नहीं जाए, तो अगर जो निवेश अर्थव्यवस्था में बढ़ेगा ही नहीं, निवेश अगर जो मान लीजिए कि जीरो हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं प्रभावित हो जाएंगी, मांग व पूर्ति तेजी से तो आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन भैया हम लोग कितने हैं? 140 करोड़ है ना, 140 करोड़ हम लोग हैं ना, तो 140 करोड़ है तो भैया कम से कम कुछ तो उपभोग करेंगे। चावल का उपभोग करेंगे, गेहूं का उपभोग करेंगे, तेल का उपभोग करेंगे, मसाले का उपभोग करेंगे, कपड़े का उपभोग करेंगे। तो ये जो छोटे मोटे उपभोग हैं वो कभी भी आपकी राष्ट्रीय आय को शून्य नहीं होने देगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ये बात समझ में आ गई? तो यदि सकल निवेश, अगर जो अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा जीरो कर दी जाए तो भी आपके देश की राष्ट्रीय आय क्या होगी? शून्य नहीं हो सकती है, क्योंकि जो आपकी मूलभूत चीजें हैं उसका तो आप उपभोग करेंगे ही करेंगे, और अगर जो उसका उपभोग करेंगे तो आर्थिक क्रियाएं क्रियाशील रहेंगी थोड़ी बहुत। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? चलिए, उदासीन वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं, बच्चों वाली बात है। उदासीन वक्र एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं सर? बताइए कमेंट करके, क्या उत्तर आ रहा है? ये क्यों एक दूसरे को नहीं काटते हैं? क्या उत्तर आ रहा है? चलिए बता दीजिए। ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो आप कहिए ना कि सर जी उदासीन वक्र मूल बिंदु की तरफ उन्नतोत्तर होते हैं, और ये एक दूसरे को इसलिए नहीं काटते हैं क्योंकि प्रत्येक वक्र संतुष्टि के भिन्न भिन्न स्तरों का द्योतक होता है। ऊपर वाला वक्र ज्यादा संतुष्टि बताता है क्या? कमेंट करके यस या नो में बताइएगा कि उदासीन वक्र के संदर्भ में अगर जो बात करें तो ऊपर वाला वक्र नीचे वाले वक्र की अपेक्षा क्या ज्यादा संतुष्टि देता है? यस या नो में सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। सो उदासीन वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वक्र संतुष्टि के अलग अलग स्तर को क्या करते हैं? बोध कराते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला कि राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्तम है? राष्ट्रीय आय की गणना में, हाँ याद रखिएगा, ये सब याद रखना बड़ा जरूरी है ना। होता है, ऊपर वाला वक्र ज्यादा संतुष्टि का बोध कराता है। कि राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए कौन सी विधि ठीक है भाई? तो देखिए, राष्ट्रीय आय का आकलन करना हो तो कोई एक विधि के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? किसी एक विधि के द्वारा आप राष्ट्रीय आय का सटीकता से अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको आय विधि और उत्पादन विधि दोनों का संयुक्त रूप से प्रयोग करना चाहिए, और भारत में यही देखने को मिलता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी। अगला कि जब कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है तो सीमांत उपयोगिता पे क्या असर पड़ता है? बताइए भाई, बताइए क्या असर पड़ता है? ठीक है, ठीक है। जब कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होता है? अगर जो आपकी कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाए, अगर जो आपकी मान लीजिए आपकी उपयोगिता, आपकी क्या हो, आपकी उपयोगिता अधिकतम हो जाए, आपकी उपयोगिता, मान लीजिए आपको भूख लगी है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में रोटी की बहुत ज्यादा उपयोगिता आपको होगी। भूख लगी है तो रोटी की बहुत ज्यादा उपयोगिता होगी। लेकिन एक बार जब आप 5-6 रोटी खा लेते हैं तो उसके बाद क्या होती है कि आपकी भूख मिट जाती है। जब भूख मिट जाती है
तो वहां पे आपकी क्या हो जाती है, रोटी की उपयोगिता शून्य हो जाती है। चलिए थोड़ा आराम से बताइए, ठीक है। रोटी की उपयोगिता नहीं, रोटी की सीमांत उपयोगिता, रोटी की सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी सर, 0 हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा कि जब कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है तो जैसे जैसे आप क्या करते हैं कि किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं, उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है, ठीक है, उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है। और यहाँ भी क्या कर रहा है कि जब कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है तो सीमांत उपयोगिता, तो जैसे जैसे आपकी उपयोगिताओं में वृद्धि होती है वैसे वैसे उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या होने लगता है, धनात्मक होने लगता है, और एक बिंदु पे जाने के बाद, यहाँ पे आने के बाद वो क्या होता है, नीचे गिरने लगता है। सो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला अगला चलिए, ठीक है, कि निम्नलिखित अल्पाधिकार के प्रारूपों में कौन मूल्य जड़ता की व्याख्या करता है। मूल्य जड़ता बच्चों वाली बात है, स्वीजी साहब आपको याद आने चाहिए, ठीक है। पाल स्वीजी साहब आपको सर याद आ जाने चाहिए। पाल स्वीजी साहब ने किसके संदर्भ में बताया था, अल्पाधिकार के संदर्भ में। विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा किसने दिया था, विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा अल्पाधिकार के संदर्भ में पाल स्वीजी साहब ने प्रस्तुत किया था, और इसके अंतर्गत उन्होंने बताया था कि ये जो ऊपर वाला वक्र होता है ये लोचदार होता है, ऊपर वाला वक्र क्या होता है, ये लोचदार होता है, और नीचे वाला वक्र जो होता है वो क्या होता है, बेलोचदार होता है कि नहीं होता है, इजी सी बात है। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये सिद्धांत क्या बताता है, कोई एक लाइन में बताएगा, कोई एक लाइन में बताएगा इस सिद्धांत को कि स्वीजी साहब ने इस सिद्धांत में क्या कहा था। तो स्वीजी साहब ने एक लाइन में ये कहा था कि अल्पाधिकारी जिस मांग वक्र का सामना करता है उसमें वर्तमान कीमत स्तर पे क्या देखने को मिलता है, विकुंचन देखने को मिलता है। अल्पाधिकारी जिस मांग वक्र का सामना करना पड़ता है, अल्पाधिकार में अल्पाधिकारी जिस मांग वक्र का सामना करता है वो वर्तमान कीमत स्तर, उस स्तर पे वर्तमान कीमत का विकुंचन देखने को मिलता है। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, विकुंचित मांग वक्र। और ऊपर वाला वक्र लोचदार होगा, नीचे वाला वक्र क्या होगा, बेलोचदार होगा। अब ऐसे प्रश्नों के लिए ही दोस्तों मैं कहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, क्योंकि अगर जो आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं ना तो फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको एक दो लाइन में कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता है, इसके पीछे लंबी चौड़ी थियरी होती है। अब ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लर्नर के एकाधिकारी शक्ति की कोटि की माप को प्रदर्शित नहीं करता है, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, इस बात को समझिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, नहीं को हाँ पढ़ देते हैं। क्या उत्तर आ रहा है सर, एक बात और यहीं पे याद आ जानी चाहिए कि सर जी AR माइनस MC अपान AR, ठीक है। बताइए भाई AR क्या बताता है और MC क्या बताता है, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि AR क्या बताता है और MC क्या बताता है, AR का क्या मतलब होता है और MC का क्या मतलब होता है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। ये जितने भी बी बोल रहे हैं ना, कहां से आए आप, इन्होंने क्या बोला था, बोला था ना कि AR इज इक्वल टू P के बराबर होता है, AR कीमत के बराबर होता है। AR को कीमत के बराबर अगर जो बताए हैं तो फिर ये तो बात सही हो जाएगी ना। इन्होंने
1/E की बात नहीं की है, 1/E की बात इन्होंने नहीं किया है। तो लर्नर ने एकाधिकारी शक्ति की कोट की माप को 1/E के माध्यम से कहीं नहीं प्रस्तुत किया है, कहीं भी नहीं प्रस्तुत किया है। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नहीं पूछ रहा है कि जब दो वस्तुओं के बीच मांग की आड़ी लोच शून्य होती है तब वे वस्तुएं कहलाती है। एक प्रश्न पक्का पूछा जाता है कि मांग की आड़ी लोच शून्य है तो क्या होगा। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि संयुक्त वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच क्या होगी, अर्थात पूरक वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच क्या होगी, स्वतंत्र वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच क्या होगी, हाँ, पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच क्या होगी, प्रतिस्थापन वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच क्या होगी, पूरक वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच क्या होगी, ये सब आना चाहिए सर आपको। तो देखिए, जो पूरक वस्तुएं होती हैं जिसे संयुक्त वस्तु भी बोलते हैं, तो पूरक वस्तु या संयुक्त वस्तु, पूरक वस्तु या संयुक्त वस्तु, ऐसी दो वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के बिना अस्तित्वहीन है, जैसे कार और पेट्रोल, जैसे कार हो गया और पेट्रोल हो गया। तो अगर जो मान लीजिए कि कार की कीमतों में वृद्धि हो रही है, कार की कीमत बढ़ रही है, तो जब कार की कीमत बढ़ेगी तो कार की मांग में कमी आ जाएगी। तो जब कार की मांग में कमी आ जाएगी तो लोग पेट्रोल क्यों खरीदेंगे, पेट्रोल की भी मांग में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो एक वस्तु की कीमतों में वृद्धि होने के कारण अगर जो दूसरे वस्तु की मांग में कमी आ जाती है तो मांग की आड़ी लोच क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। ये किसके संदर्भ में होता है, संयुक्त वस्तु अर्थात पूरक वस्तुओं के संदर्भ में। उसके बाद दोस्तों अगर जो हम विलासिता की वस्तु की बात करें, विलासिता या सामान्य वस्तु के संदर्भ में बात करें, तो इसके लिए मांग की आड़ी लोच क्या होती है, ये होती है दोस्तों पॉजिटिव। क्यों होती है, क्योंकि अगर जो आपकी आय में वृद्धि होती है ना, तो आय के साथ साथ आप क्या करते हैं, उपभोग को भी बढ़ाते हैं, लेकिन जितनी तेजी से आपकी आय बढ़ती है उससे कहीं ज्यादा तेजी से वृद्धि आप अपने उपभोग में करते हैं। शून्य की अगर जो हम बात करें कि शून्य किसकी होती है, तो स्वतंत्र वस्तुओं के संदर्भ में होती है। जैसे दो वस्तुएं जो एक दूसरे से संबंधित ही नहीं, दो वस्तुएं एक दूसरे के से संबंधित ही नहीं है, जैसे एक हो गया कपड़ा और दूसरा हो गया भोजन। तो भोजन और कपड़ा एक दूसरे से संबंधित है क्या, बिल्कुल नहीं संबंधित है। भोजन आपकी भूख मिटाएगा, कपड़ा आपका शरीर ढकेगा। सो ऑप्शन नंबर बी। और एक और बच गया ना इसमें, पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं के संदर्भ में, पूर्ण प्रतिस्थापन, इसके संदर्भ में क्या होता है, पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला, ये चार में से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अगला प्रश्न, सभी लोग लाइक और शेयर तो कर दीजिए। हाँ चलिए मिश्रा जी सही बोल रहे हैं आप, ठीक है, बताइए क्या उत्तर आ रहा है भाई। गणपत जी, रश्मि तिवारी जी, अनामिका जी, ललिता जी, अरुधति देवी जी, सदानंद मिश्रा जी, ब्रजेश भास्कर जी, पारस दास जी, नौसाद अली जी, अक्षय गौरी जी, विकास कुमार मिश्रा जी, बबीता जी, रंजीत कुमार जी, राजन सिंह जी, प्रभाकर जी, ठीक है, मीनू यादव जी, लाल बहादुर जी, रितु चौहान जी, सदानंद मिश्रा जी। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दिया करिए। सभी लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर कर दिया करिए। तो देखिए, एक आदर्श मांग सारणी में क्या होता है कि एक आदर्श मांग सारणी, एक आदर्श मांग सारणी जब हम लोग प्रस्तुत करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें यही तो होता है ना कि अगर जो किसी वस्तु की कीमत में कमी आती है, ठीक है, अगर जो किसी वस्तु की कीमत में कमी आती है तो आप उसकी मांग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और ये बात भी ठीक है और दूसरी बात भी सही है कि अगर जो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो आप उसकी मांग को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। जैसे आजकल देखिए प्याज क्या है, प्याज कम से कम 70 रुपया पर केजी मिल रहा है, 70 या 80 रुपये पर केजी मिल रहा है। तो इसका सीधा मतलब क्या हो गया कि जब प्याज की कीमत बढ़ जाती है तो आप मार्केट जाएंगे तो मैक्सिमम एक केजी या 2 केजी प्याज लेंगे। लेकिन अगर जो प्याज की कीमत क्या होगी, अगर जो 20 रुपया पर केजी होगी तो आप मार्केट जाएंगे तो 5 केजी का प्याज खरीद के लाएंगे। ठीक है, तो अगर जो वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाता है,
और अगर जो वस्तु की कीमत ज्यादा होती है तो मांग कम हो जाता है। ये तो बच्चों वाली बात है। सो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, मूल्य के विलोमानुपात, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अरे भैया आप भी तो यही करते हैं ना, आप यही करते हैं ना कि जब मार्केट जाएंगे, आप याद करिए बचपन में क्या होता था, बचपन में क्या होता था, जब पापा या मम्मी में से कोई पैसा देता था कि ऐसा देता था कि जाओ मार्केट से सब्जी लेकर के आओ, तो वो क्या कहता था, वो लोग ये कहते थे कि अगर जो प्याज 80 रुपया किलो होगा ना तो आधा किलो प्याज खरीदना, और अगर जो 40 रुपया किलो होगा तो 1 किलो खरीदना। वो लोग ऐसा ही तो कहते थे। तो फिर आप क्या करते थे कि हाथ में पैसा रख करके और पूरा रास्ता हुआ रखते जाते थे कि मम्मी ने कहा है कि अगर जो प्याज 80 रुपया पर केजी होगा तो क्या करना, आधा केजी खरीदना, और अगर जो 40 रुपया पर केजी होगा तो 1 केजी खरीदना, है ना, ऐसा होता था ना। सो क्या होगा, जब वस्तु की कीमत ज्यादा होगी तो आप मांग को कम कर देंगे, और अगर जो वस्तु की कीमत कम है तो आप मांग को बढ़ा देंगे। अगला अगला कि उपभोक्ता संतुलन में होता है जब, बच्चों वाली बात है भाई, उपभोक्ता संतुलन में कब होगा, आप संतुलन में कब होंगे, आप तभी तो संतुलन में होंगे जब आपकी दी हुई आय और कीमत पर आपको अधिकतम उपयोगिता मिल जाए। जैसे मान लीजिए कि आपकी दी हुई आय का मतलब कि आपकी इनकम मान लीजिए कि 50,000 रुपया पर महीना है, ठीक है, और जिन वस्तुओं को आप परचेज कर रहे हैं उन वस्तुओं को परचेज करने से अगर जो आपको अधिकतम उपयोगिता मिल जाती है तो आप कहेंगे कि संतुलन की स्थिति में है। अगर जो आपके पास केवल 5,000 रुपया आ रहा है तो आप क्या करेंगे कि आप रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था करने के चक्कर में पड़ जाएंगे, मकान मतलब किराए के रूप में, तभी आप संतुलन की स्थिति में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप 5,000 रुपया आपको मिलेगा और एक ही गरीब मतलब आपकी महीने की इनकम 5,000 रुपये है और 5,000 रुपये ले जा करके एक ही दिन में आप गुब्बारा खरीद के उड़ा दिए, तब आप संतुलन में नहीं आएंगे। ठीक है। क्या क्या उत्तर आ रहा है सर कि विक्रेता बाजार वह स्थिति है जिसमें विक्रेता, अब विक्रेता बाजार की जब बात कर दिया है ना सर तो इजी सी बात है कि यहाँ पे सर्वे सर्वा कौन होगा, विक्रेता होगा, सब कुछ विक्रेता होगा, विक्रेता ही सब कुछ होगा, मतलब जो बेच रहा है वही सब कुछ होगा, अर्थात बाजार में वर्चस्व स्थापित करने में सफल हो जाता है। तो बाजार की ऐसी स्थिति जिसमें किसी वस्तु को जो लोग, अगर जो आप कभी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दिए होंगे तो एक एक करंट की किताब आती है, उस करंट की वो जब करंट की किताब आती है ना तो उस किताब को प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी लाइन लग जाती है, 2-2 3-3 घंटे में बच्चे उस करंट की किताब को प्राप्त करने के लिए लाइन में लगे रहते हैं, और वो एक ही पब्लिकेशन की किताब होती है, और दूसरे किसी का वो बच्चे पढ़ते ही नहीं। तो क्या है, वो जो पब्लिकेशन है उसने क्या कर दिया है, अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है कि भैया पढ़ेंगे तो उसी को पढ़ेंगे और किसी को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन विकुंचित मांग वक्र के लिए सत्य नहीं है, विकुंचित मांग वक्र के लिए कौन सा सत्य नहीं है, विकुंचित मांग वक्र के लिए कौन सा सही नहीं है, इजी सी बात है बच्चों वाली, छोटा सा बच्चा बताएगा, अभी कुछ देर पहले हम लोग किए हैं, कुछ देर पहले हम लोग किए हैं ना। क्या उत्तर होगा, डी बोल रहे हैं, तो डी कौन बोल रहा है भाई, डी क्यों होगा, थोड़ा करिए आराम से देखा जाए, डी क्यों बोलने लगे, डी क्यों बोल रहे हैं भाई, डी वाले तर्क प्रस्तुत करिए, डी वाले जो भी हैं तर्क प्रस्तुत करिए, डी वाले तर्क को प्रस्तुत करिए। ठीक है, ये बताइए क्या उत्तर होगा, सत्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर, कुछ लोग डी भी बता रहे, डी वाले तर्क प्रस्तुत करिए।
चलिए देखते हैं। तो ये तो बात सही है। पता है ये जो प्रश्न दिया है ना, ये प्रश्न ही गलत दिया है। ये जो प्रश्न दिया है वो प्रश्न ही गलत दिया है ना। लेकिन अगर जो फिर भी अगर जो आपको उत्तर चुनना हो तो एक उत्तर आप ये चुन सकते हैं कि ये सतत वक्र होता है। ऐसा नहीं होता है, ये इसमें विकुंचन देखने को मिलता है। क्या होता है? ऊपर वाला वक्र क्या होता है? इसमें क्या होता है? विकुंचन होता है। ऊपर वाला जो वक्र होता है वो लोचदार होता है, नीचे वाला बेलोचदार होता है। तो ये सतत नहीं होता, ये कुछ इस तरीके का कुछ इस तरीके का ये वक्र थोड़ी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि विकुंचित मांग वक्र के मॉडल के अंतर्गत अल्पाधिकारी क्या करते हैं? क्या उत्तर होगा? इसमें एक से ज्यादा उत्तर ठीक है। जो ऑप्शन नंबर डी कर रहे थे ना, क्या वो गलत थे? चूंकि नहीं पूछा जा रहा है तो गलत हो जाएंगे। ठीक। विकुंचित मांग वक्र मॉडल के अंतर्गत अल्पाधिकारी क्या करते हैं भाई? तो परस्पर निर्भरता को स्वीकार करते हैं। अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिससे बहुत सा मतलब दो से ज़्यादा फर्म होती है, 10 से कम फर्म होती है, कुछ फर्म होती है, थोड़ी फर्में होती हैं। कपट संधि नहीं करते हैं। कार्टेल होता है, कार्टेल कीमत का निर्धारण करता है और वो एक निश्चित कीमत को न्यूनतम स्तर पर निर्धारित करता है ताकि नई फर्मों की एंट्री को वर्जित किया जा सके। अगला, अन्य बातों के समान रहने पर यदि सामान्य मूल्य स्तर में 25% की और मौद्रिक मजदूरी में 10% की वृद्धि होती है तो वास्तविक मजदूरी लगभग कितना बढ़ेगा? ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? वास्तविक मजदूरी का फार्मूला क्या होता है? वास्तविक मजदूरी का फार्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? मूल्य स्तर माइनस मौद्रिक मजदूरी। मूल्य स्तर माइनस मौद्रिक मजदूरी। ठीक है, तो मूल्य स्तर कितना दिया है सर? इसमें मूल्य स्तर दिया है 25%, 25% और मौद्रिक मजदूरी कितना दिया है? 10%। तो क्या उत्तर आ जाएगा? 15%। क्या उत्तर आ रहा है सर? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला कि सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार किसी उत्पादन साधन की कीमत बहुत निकट होती है। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किसने दिया था? सभी लोग एक बार पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और जितने लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी क्लास ईच एंड एवरी डे शाम को 7:10 पे मैं किसी भी तरीके से लाइव आ जाता हूँ। तो 7 बजे आप लोग भी लाइव आकर के थोड़ा बहुत एक दूसरे से बात कर सकते हैं और 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ। फिर 7:10 से 7:10 से हम लोग क्लास शुरू करते हैं। फिर आराम से हम लोग आराम से 9 बजे तक पढ़ते हैं। धीरे 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 नहीं, बहुत तेजी से पढ़ते। जितना क्वेश्चन मैं करवाता हूँ बहुत करवाता हूँ। हाँ, किसने दिया था? कोई बता नहीं रहा है मुझे कमेंट करके कि सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किसने दिया था, बताइए। कई अर्थशास्त्री थे, उसमें से किसी एक का नाम बढ़िया बता दीजिए जो अग्रणीय रहा है। ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी ए बोलेंगे सबका उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि उसके सीमांत आय उत्पाद के मान के निकट होता है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ये ट्रिकी है, बहुत निकट की बात पूछ रहा है, बहुत निकट की बात पूछ रहा है। तो निकट जो होगा उसके सीमांत आय उत्पाद के मान के होगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? हाँ, सो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, तरलता जाल दर्शाता है। अब तो ये बच्चों वाला प्रश्न आ गया। तरलता जाल की अवधारणा क्या बताता है भैया? तरलता जाल की अवधारणा क्या बताता है? तो तरलता जाल की अवधारणा यही तो बताता है। क्या बताता है? बताइए क्या बताता है?
कहता है कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से क्या होगा, एक सीमा तक ब्याज की दर गिर सकती है, एक सीमा तक ब्याज की दर में कमी आ सकती है, लेकिन एक सीमा के बाद ब्याज की दर कभी भी जीरो या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ब्याज की दर और अधिक नहीं गिर सकती है। बी। अगला कि मांग की ऋणात्मक आय लोच का अर्थ होता है कि जब आय में गिरावट आती है तो वस्तु की खरीदी गई मात्रा पर क्या असर पड़ता है। चलिए, कि मांग की ऋणात्मक आय लोच, इसका अर्थ होता है कि जब आपकी आय में गिरावट आती है ना, तो जब आपकी आय कम होगी तो जाहिर सी बात है कि आपके मांग भी कम हो जाएगी। मांग कम हो जाएगी इसका मतलब कि जो आप वस्तु खरीद रहे थे वो उसको आप अब कम खरीदेंगे, तो खरीदी गई वस्तु की मात्रा क्या हो जाएगी। थोड़ा आराम से करिएगा, थोड़ा आराम से करिएगा सर। बी बोल रहे हैं, और कोई बी के अलावा? तो जितने भी बी बोल रहे हैं सबका उत्तर यहाँ पे इजी सी बात है, सही हो जाएगी कि मांग का ऋणात्मक आय लोच का अर्थ होता है कि जब आय में गिरावट आती है तो वस्तु की खरीदी गई मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ऐसा कहाँ पे देखने को मिलता है, ऐसा कहाँ पे देखने को मिलता है, तो अस्थापन्न वस्तु की दशा में देखने को मिलता है, अस्थापन्न वस्तु की दशा में देखने को मिलता है। जैसे चाय और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी, तो अगर जो चाय की कीमत में वृद्धि होती है तो चाय की मांग को लोग कम कर देंगे, और जब चाय की मांग को कम कर देंगे तो कॉफ़ी की मांग को बढ़ा लेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला, आगे कोई भी प्रश्न नहीं है, कहीं जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों, आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं, और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप अपनी तैयारी कर सकें और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों, आपको यहाँ पे आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है। इन केस लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे संपूर्ण नोट्स भी दिया जा रहा है, कम से कम 1 घंटे रोज नोट्स पढ़िए जब तक सिलेक्शन नहीं मिल जाता है। एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है ताकि आप टेस्ट दीजिए, समझिए गलती क्यों हो रही है, कहाँ हो रही है। बहुत सारे बच्चे तो इसलिए असफल हो जाते हैं कि वो ठीक तरीके से चीज़ों को मैनेज ही नहीं करते। बहुत सारे बच्चे टेस्ट सीरीज ही नहीं देते। जब आप टेस्ट सीरीज नहीं देंगे और साल भर में या 2 साल में एक बार आपको पेपर दे दिया जाएगा 2 घंटे में और कहा जाएगा कि 125 क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, तो वहाँ पे बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारी दिमाग में चीज़ें चलने लगती हैं। तो जब आप टेस्ट दे करके जाते हैं ना, तो बहुत सारी समस्याओं का ऑटोमेटिकली निदान हो जाता है। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए। यहाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और करंट की भी क्लासेस यहाँ से आपको करवाई जाती है। सब कुछ कवर करवाया जाएगा, आपको अलग से इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम होगी। इट मीन्स एक बार एडमिशन लेते हैं तो आप वर्तमान में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर में भी कोई नई वैकेंसी आती है तो अगर जो कोई नई वैकेंसी आएगी उसके लिए नया बैच जब प्रारंभ होगा तो आपको ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा, आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। सो सिंपली आप इस नंबर पे अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आपको अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करनी होगी, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप चैनल भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारे बैच आपको यहाँ पे मिलेंगे। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, यूजीसी नेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी, झारखंड जेट, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, हरियाणा पीजीटी, और अलग अलग राज्यों में जितनी भी परीक्षाएं होती है सारे बैच आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ अगर जो मैं बात करूं तो अगर जो आप केवल इकोनॉमिक्स का नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे द्वारा लिखा गया नोट्स आपको अवेलेबल हो चुका है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स के सारे यूनिट के आपको नोट्स मिल जाएंगे, कंप्लीट A to Z जितने भी यूनिट हैं इकोनॉमिक्स के सारे यूनिट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे
एक बार अगर जो आप नोट्स परचेज कर लेते हैं तो आपको निश्चित तौर पे फिर दोबारा इकोनॉमिक्स के नोट्स की कोई समस्या होने वाली नहीं। निश्चित तौर पे आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स की कोई समस्या नहीं होने वाली है ना। यहाँ पे लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको नोट्स मिल रहा है और इसकी नोट्स की फीस 499 रुपये केवल है। आप सिंपली इस नंबर पे अपनी फीस सबमिट करके इसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे तो आपको नोट्स मिल जाएगा। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं हम लोग कल मिलते हैं एप्लीकेशन पे और शाम को मिलते हैं 7:10 पे आपसे यूट्यूब पे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।